अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। भारत की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तानी हमले का झूठा जवाब गढ़कर फ़िज़ाई हदूद की संगीन खिलाफ वर्जी सामने आई है। इस बार राफेल तैयारे भेजने के बजाय दुश्मन ने मोहतात रवैया अपनाते हुए इजरायली साख्ता ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन जिल्लत हमारे दुश्मन का मुकद्दर बन चुकी है और हमेशा की तरह इस बार भी इसे मुँह की खाना पड़ी है। पाकिस्तान के मुहाफिजों ने दुश्मन की जानिब से भेजे गए 2 दर्जन से ज़ायद ड्रोन्स को हदफ पर पहुंचने से पहले ही नाकारा बनाकर दुश्मन पर अपनी फ़िज़ाई बर्तरी को कायम रखा है। पाकिस्तान की कामयाबी अपनी जगह, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में भारत की जानिब से भेजे गए ड्रोन्स का यूं अहम शहरी इलाकों तक पहुंचना चंद सवालात को जन्म दे रहा है कि बिलाखिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि 2 दर्जन से ज़ायद ड्रोन्स हमारी सरहदों को अबूर करते हुए हमारे अहम शहरों में दाखिल हो गए। क्या हमारा दिफाई निज़ाम ड्रोन्स रोकने की सलाहियत से महरूम है या फिर किसी खास हिकमत अमली के तहत हमने इन ड्रोन्स को सरहद पर निशाना नहीं बनाया है। ये आज के दिन की क्योंकि खास डेवलपमेंट्स हैं, तो इस हवाले से कुछ सवालात हैं जो हम उठाने की कोशिश करेंगे। और आज का दिन भी जो कुछ किया है भारत ने, जिस किस्म की जारियत की है, उसका जवाब भी उन्होंने मन घड़त जवाब भी दुनिया के सामने रखने की कोशिश की और एक्यूज़ किया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने जो गुज़िश्ता शब है उसमें उनको अटैक करने की कोशिश की, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को। तो ये जो सारा सिनेरियो है, ये सूरत हाल कहाँ पर जाएगी। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्को रूबियो, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से खुद रब्ता भी किया अभी कुछ देर पहले। ये मामला जो है, ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की इंटरवेंशन है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कारगर साबित होगी ये इंटरवेंशन, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं एयर कमोडोर खालिद चिश्ती ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। और डिफेंस एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। और कुछ ही देर में कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन केपी अफेयर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इख्तियार वली साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं खालिद चिश्ती साहब से अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ सर, आज के दिन की अगर खाली बात पहले कर लें कि भारत की जानिब से इतनी ज़्यादा तादाद में इजरायली साख्ता ड्रोन्स जो हैं सर उनका इस्तेमाल किया गया और बड़े शहर जो हैं हमारे, हमने देखा कि वहाँ तक वो आए, लाहौर में एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन तक भी जो है उनका एक ड्रोन गया। ये सारे सिचुएशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे व्यूअर के लिए, क्योंकि जाहिर है एक वॉर की सी इस वक्त जो कैफियत है, लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है, परेशानी भी है इस मामले को लेकर के। क्या हम कोई कैपेबिलिटी नहीं रखते थे इन ड्रोन्स को रोकने की? मार के तो हमने गिराए हैं, लेकिन अंदर क्यों आए, ये एक सवाल है। इसका जवाब बहुत से लोग ये दे रहे हैं कि शायद इसके पीछे कोई टेक्निकल टैक्टिकल रीजंस हैं। तो थोड़ी सी सर आपकी इस पर क्या राय है, बताइएगा। यशवीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। देखिए, अभी तक मेरे पास ऑफिशियली अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पाकिस्तान एयरफोर्स में जो मेरे अभी तक उनसे रब्ता नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट कंटिन्यूस चैनल्स पे हूँ, तो मेरे पास ऑफिशियल तो नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि मिलिट्री स्ट्रैटेजी पढ़ाता रहा हूँ और पढ़ता भी रहा हूँ सारी उम्र, और मैं अपनी ओपिनियन ऑफर कर सकता हूँ या इन मिसाइल्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो रखता हूँ। देखिए, ये पहले थोड़ा सा बिगर पिक्चर की बात करते हैं। मैं क्विक आपको अपडेट देता हूँ, रन डाउन करता हूँ, फिर मैं मिसाइल्स पे आता हूँ ये जिन्होंने जो चलाए। देखिए, पहलगाम का शुरू किया गया, हाइप क्रिएट की गई, लोगों के जहन साजी की गई 2 हफ्ते तक कि ये बहुत बड़ा अग्रेशन हो गया हिंदुस्तान के खिलाफ, हम पनिश करेंगे पाकिस्तान का। इनिशिएटिव अपने हाथ में हिंदुस्तान ने ले लिया, और इनिशिएटिव जिसके पास होता है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वेपन्स का चॉइस होता है, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट उसके हक में होता है, और मीन्स होते हैं कि किस तरीके से मैंने मारना है। 2 हफ्ते तक पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस मुसल्लह हाईएस्ट स्टेट ऑफ रेडीनेस पर रहीं, और उसके बाद हिंदुस्तान क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। एक उन्होंने राफेल का अटैम्प्ट किया, जो पहले आप सब ने रिपोर्ट किया 29 की रात को, जिसमें इमरजेंसी में उनको श्रीनगर लैंड करना पड़ा। उन्होंने सोचा कि ये जहाज़ तो नहीं है, ये तो काम के नहीं है, इनको तो सो कॉल्ड जैम कर दिया, उसकी तफसील लदा है। तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, फिर पे और लोगों का प्रेशर माउंट हुआ उनके ऊपर कि जी अब क्या करें, क्योंकि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि एक $75 बिलियन खर्च करने वाली फौज है, दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पर मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, 1000 फाइटर जहाज हैं, तो फिर वो किधर गई फौज जिसने हमें बचाना था या पनिश करना था पाकिस्तान को। तो बाय डिफॉल्ट, और ये राफेल वही है जिसको मैं रिफ्रेश करता चलूं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ये विश लिस्ट थी, ये ड्रीम एयरक्राफ्ट था कि अगर हमारे पास राफेल होता तो राफेल तो आ गया। फिर लोगों ने अब इतना स्पेशल, आप इंडिया का मीडिया सुने, जो गेस्ट बोल रहे हैं वो यही कह रहे थे कि राफेल तो अब है, तो अब क्यों नहीं पाकिस्तान को पनिश किया जा रहा। तो वो 4 जब लैंड किए उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हम 80 जहाज़ों का एक फ्लीट या कॉम्पोजिट फॉर्मेशन निकालते हैं, जिसके पाकिस्तान के एयर डिफेंस को सैचुरेट कर देंगे, और जब 80 जाएंगे तो पाकिस्तान के 2-4 तो मार ही लेंगे जाके, कोई ना कोई। 80 एयरक्राफ्ट आते हैं, मैं आपको ये रिपोर्ट करता चलूँ ऑथेंटिक, कि उसमें से सारे का सारा राफेल फ्लीट एयर में था। 34 के करीब 35 जहाज उनके पास कंप्लीट थे, सब हवा में थे उस दिन, और बाकी कुछ 40 के करीब दूसरे जहाज उन्होंने मिक्स किए हुए थे, मिराज 2000 और मिग 29 और दूसरे जहाज मिक्स किए हुए थे। अब ये 80 जहाज इसलिए आते हैं
टू शूट एंड टेल पीपल के देखो नहीं नहीं गुस्सा मत करो, हमने अब गुस्सा उतारने लगे हैं। अब गुस्सा ना करो की बजाय पाकिस्तानियों को एंगेज कर गए, उन्हीं पायलट्स को जिनको मैं चंद हफ्ते पहले मिल के आया हूँ और उनसे मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए सबके इंटरव्यू किए, उनका जज्बा देख कर आया था। तो मैं तो कल परसों की रात को उनको विजुलाइज कर रहा था कि वो लड़के कैसे उड़ रहे होंगे। अब आप इमेजिन करें 5, 1 नहीं 2 नहीं 3, और 3 उनमें से वो हैं जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, 4.5 जनरेशन उनका जहाज है। ये मैं बैकग्राउंड इसलिए बिल्ड कर रहा हूँ कि फ्रस्ट्रेशन की तरफ मैं बताऊं, हाईलाइट करूं कि ये कौम या लीडरशिप फ्रस्ट्रेट कैसे हो रही है। हाँ। अच्छा अब आते हैं, जब उन्होंने ये कर लिया कि 5 जहाज बनवा लिए, गिर गए, तो फिर उन्होंने सोचा कि कौम का तो हमारे पे और प्रेशर आ गया है। हाँ। और एम्बेरसमेंट हो गई है, तो अब क्या करें। उन्होंने कहा कि अब सेफ खेलते हैं। सेफ ये खेलते हैं कि क्योंकि जहाज गिर जाता है तो फिर हमें राफेल कंपनी की मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि मत बोलना। फिर इजेक्शन सीट जिस कंपनी ने बनाई है, मार्टिन बेकर ने, वो ऐलान कर देती है कि हमने 3 जानें और बचा ली हैं, 7,683 नहीं 7,686 हो गई हैं। हाँ। तो वो जब बताते हैं प्राउड के साथ तो फिर नहीं छुपा सकते, बिकॉज वो प्राउडली एवरी इजेक्शन को वो एवरी डे वेबसाइट पर डाल देते हैं। बिल्कुल। तो एक यशवीन साहब मैं आपके नाजरीन के लिए बताता चलूँ, शायद ये मैं इंप्रेशन दे रहा हूँ कि हमने 3 जहाज मारे इसलिए 3 पायलट ने इजेक्ट किया, ऐसा नहीं है। जहाज 5 ही मारे हैं, 2 इजेक्ट नहीं कर सके। इसका मतलब है जिसका क्रेडिट मार्टिन बेकर नहीं ले रही, वो कह रही है वो तो साथ समेत चले गए। हाँ। अब इमेजिन करें फ्रस्ट्रेटेड का जिसमें कैजुअलिटीज पायलट्स की हुई हों, बाकी मिलिट्री हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट हो उनके पायलट, जो मैं ऑथेंटिकली आपको बता सकता हूँ इस वक्त। दूसरी बात यह है कि अब देखें क्या प्रेशर होगा इंडियन लीडरशिप के ऊपर कि मारो भाई, अब भी मार खा के आ गए, दूसरी दफा भी मार खा लिए। उन्होंने सोचा कि अब एट्रिशन शाये हो जाए। स्ट्रेंथ ये नहीं होती कि आप फ्रस्ट्रेशन से कन्वर्ट कर दें उसको या रिप्लेस कर दें। दिस इज व्हाट द इंडियंस हैव एग्जैक्टली डन। बच्चे बजाय स्ट्रेंथ को वो स्ट्रेंथ से ही मैच करते, रिजॉल्व शो करते, कम बैक करते, आते ना अगले दिन जहाजों के मुकाबले में दोबारा। वो तो किया नहीं, वो तो किया नहीं, जहाजों को ऑलमोस्ट ग्राउंड कर दिया, पार्शियल फ्लाइंग सिंबॉलिक करना शुरू हो गए, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग उड़ाना शुरू हो गए, सिर्फ कि नजर रखो यार डिफेंसिव चले जाओ। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। तो ये डिफेंसिव हो गए और ये हो रहा है। उन्होंने सोचा कि अब जहाज तो हम ऑफेंस कर नहीं सकते जहाजों के साथ। हाँ। अब सिर्फ सर्वेलेंस करो, अपने एयरबोर्न अर्ली वार्निंग उड़ाओ। हाँ। और ऐसी चीज इस्तेमाल करो कि जो शूट डाउन हो जाए तो ना राफेल की मिन्नतें करनी पड़े, ना मार्टिन बेकर ऐलान करे। हाँ, और उसके बारे में कोई भी मन घड़त कहानी अगर सुनाए तो शायद वेरीफाई ना हो सके किसी और सोर्स से। मैं थोड़ा सा ब्रिगेडियर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं, क्योंकि ये जो अभी आप बात करें ना, आपने एक बड़ा अच्छा बैकग्राउंड बिल्ड किया है कि वो कैसे फ्रस्ट्रेट होके किस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस की तरफ जो है वो जाते चले जा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, उसी फ्रस्ट्रेशन की एक कड़ी आप समझते हैं कि ये बात भी है कि जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एलामिया भी निकाल दिया और ये कहा कि पाकिस्तान ने रात को हमला करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से हमने ये ड्रोन जो है आज सुबह से ये जो कुछ भी हमने कार्रवाई की है वो उसकी जवाबी कार्रवाई है। अभी भी इस वक्त कुछ देर पहले डीजीआईएसपीआर और इसहाक डार साहब जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें डीजीआईएसपीआर ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात कही और इसहाक डार साहब ने भी कि अमृतसर में जो कुछ हुआ उन्होंने खुद किया है और अब उसको जो है वो पाकिस्तान के खाते में डाल के अपनी इन सारे एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ख्याल में भारत यही स्ट्रैटेजी अपना रहा है कि वो जस्टिफाई करने के लिए इस तरह की बैक स्टोरीज क्रिएट कर रहा है? भारत ने जो कुछ कर रहा है वो डिज़ाइन के तहत कर रहा है और ये भारत नहीं कर रहा। इन ड्रोन्स के आने के बाद ये मेरा 100% बिलीव भी है और इसका प्रूफ भी है और इसकी रिफ्लेक्शन भी है कि इस तमाम सिस्टम में भारत और इजराइल दोनों इन्वॉल्व हैं और पीछे टेसेट तरीके से आप देखें तो असल में अमेरिकन भी उसके अंदर मौजूद होते हैं। आपको पता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से तकलीफ जो है वो भारत को भी है, इजराइल को भी है, इंडिया को भी। अब इसके इन ड्रोन का मकसद समझिएगा, ये किसी बौखलाहट का नतीजा नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी के तहत लॉन्च किए गए। ये इजरायली ड्रोन है, हरूप इनका नाम है और ये सेंसर ड्रोन्स हैं, यानी ये सेंसर इक्विपमेंट इनके अंदर सेल्फ किल भी होती है और इनको टारगेट भी किया जाता है। अब जब ये पहला ड्रोन इन्होंने लॉन्च किया हाई ऑल्टीट्यूड, जो हाई मैट कहते हैं जिसको, जब इन्होंने पहला ड्रोन लॉन्च किया तो वो उसको लाहौर के ऊपर हमारे हाई मैट पे या एयर डिफेंस सिस्टम जो था उसने उसको इंटरसेप्ट किया और उसको तबाह किया। जिस वक्त उसको इंटरसेप्ट किया तो जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर वार्निंग सिग्नल आ गया, जिसका मतलब ये था कि आपकी लोकेशन जो है वो जो कमांड सेंटर जहाँ से वो ड्रोन लॉन्च हुआ था सेंसर ड्रोन,
वहां तक वो चली गई है। जो ये मैं चीजें आपको बता रहा हूँ जो जमा की गई है इधर उधर से। तो जब वो सेंसर की लोकेशन चली गई आपके एयर डिफेंस सिस्टम की, तो उसके बाद पाकिस्तान को नेचुरली जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, एयरफोर्स का है, आर्मी का भी एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको नेचुरली फिर उन्होंने को अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब वो लोकेशन आप देखिए, वो ड्रोन गिरे कहाँ? वो ड्रोन एक वाल्टन में गिरा है, चकवाल में गिरे हैं, गुजरात में गिरा। वाल्टन में क्यों गिरा है ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसकी एक मिलिट्री वैल्यू है, इसकी एक इंटेलिजेंस वैल्यू है। चकवाल में क्यों गिरा है उसकी भी एक इंटेलिजेंस वैल्यू है, और वो वैल्यू पाकिस्तान को भी पता है और बहुत सारे लोगों को पता है। और इस तरह आप आगे चलते हैं। अब जब वो सेंसर ने, जब वो आपके सिस्टम ने वार्न किया कि जी लोकेशन जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि इस वक्त जो ड्रोन्स को, क्योंकि उनका वो फिर उसके बाद जो ड्रोन्स आए वो उन्होंने अपना वेक्टर चेंज किया, यानी फ्लाइट पाथ जो है और फ्लाइट ट्रैवल जो चेंज किया, उसमें वो मीडियम या लो लेवल पे आए। तो फिर पाकिस्तान ने उनको एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि जो आपकी ऑर्निकन गन्स है उनसे, और उसकी जैमिंग जो है, ड्रोन्स को जो आप जैम करते हैं सिस्टम के लिए, उसके जरिए उन ड्रोन्स को तबाह बर्बाद किया। बिल्कुल। अब मकसद क्या है? याद रखिएगा, इसके पीछे एक बैकग्राउंड मकसद है, और जो मुझे ये लग रहा है, हो सकता है मैं उसमें गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि असल में इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान के जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस है, जो आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से या मिसाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो उनके वेरिएंट, उनकी लोकेशंस और आपके एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्निक को जानना चाह रहे हैं इन सेंसर ड्रोन्स के जरिए। और जाहिर है वो सर एक तो आई थिंक कोई साइकोलॉजिकल वॉरफेयर उसके अंदर भी वो लेके जा रहे हैं इस मामले को, और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि शायद मे बी वो किसी मकसद से आए थे, मकसद हमने आइडेंटिफाई कर लिया। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं है ये, वो जानबूझ के इस चीज को एक प्लान के तहत कर रहे हैं, एक वो ऑब्जेक्टिव के तहत कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो इंडिया में पूरे दिन जो उनके चैनल्स थे उन्होंने आधे दिन तक ये नहीं बताया कि जी हमने ड्रोन भेजे हैं, वो वही पुराना जो नैरेटिव था उसको घुमाते रहे इधर उधर। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान ने जो कुछ भी जिस तरह उनको हैंडल किया है और जो वो कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान ने उनको जो अपने जो एयर डिफेंस जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है उसके जरिए उनको तबाह किया है, जैमर्स के जरिए तबाह किया है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसका एक मुझे ग्रैंड ऑब्जेक्टिव अभी समझ आ रहा है, जो मैंने आपसे जिक्र किया कि ये इजराइल, ये मुसाद की, इजराइल की और इंडियंस की एक कंबाइंड एफर्ट है, और उसका मकसद आपको पता है वो अनकंफर्टेबल किस चीज़ से है। तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ा सेंसिबल और बड़े प्रोफेशनल एक अच्छा कैलकुलेटेड रिस्पांस था। हमारे साथ मुझे एक ब्रेक लेनी है, उससे पहले मैं क्विकली अगर एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब से यही नुक्ता कि सर वो जो उनका जो वजारत दिफा और प्रेस रिलीज उन्होंने की है, DGISPR ने तो खैर उसको कहा है कि वो झूठ का पलंदा है, बेसलेस है, बेबुनियाद है जो कुछ उन्होंने कहा, लेकिन सर उन्होंने जो उसके अंदर कहा है वो ये कहा है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रात भारत के शिमाली और मगरबी सरहदी इलाकों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया है। अगेन मैं यही अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या इस वक्त वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं हम इन रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्योंकि कल भी परसों भी जब उन्होंने वो पहला हमला किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि एक बड़ी फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी मूव थी। पता नहीं वो शायद ये कहना चाह रहे थे कि हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना नहीं बनाया। अब उस बात को एक्सपैंड करके वो जवाब बना रहे हैं पाकिस्तान पे फर्दर चढ़ाई करने के लिए। फोकस्ड महियर और इतनी कैलकुलेटेड तो मुझे उनकी नज़र आ गई थी पिछली रात को जब उन्होंने 80 जहाज भेजे थे, वो भी फोकस्ड महियर और कैलकुलेटेड ही थे। वो इतने कैलकुलेटेड थे कि वापसी भी अपनी गिनती पूरी नहीं हो सकी। तो वो कैलकुलेटेड तो बिल्कुल नहीं था, और अभी भी मेरा ख्याल है वो एक, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट है। अब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उनकी बाय नहीं कर रही, और लॉसेस भी अपने करवा लिए, और ओवरऑल दुनिया उसको कंडेम कर रही है, आपको कूल डाउन कहने का कर रही है। तो एक जवाब बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि अब वो चाहते हैं कि दुनिया को ये बताएं कि हम तो अभी भी विक्टिम हैं। देखें जी, हम तो बड़े सुकून में, हमने तो जहाज कराने के बाद भी हम चुप बैठे थे, हमें आके मारा दोबारा से। तो एक बेस बनाया जाता है बिकॉज दुनिया, लेकिन वो जो चीज़ भूल रहे हैं वो अभी तक 80s की स्ट्रैटेजी या मीडिया कैंपेन या परसेप्शन डेवलप करने का सोच रहे हैं। अब बहुत सारे एंकर, आप जैसे भी एंकर हैं, जो एक न्यूट्रल ना सिर्फ सोर्सेज रखते हैं बल्कि इंफॉर्मेशन रखते हैं, कॉन्टैक्ट्स रखते हैं, वर्ल्ड ओवर आपके हाथ में मोबाइल है,
वर्ल्ड की वेबसाइट्स हैं, आप देर नहीं लगा सकते टू फाइंड आउट कि कौन सच्चाई पर है और कौन स्टोरी को कर रहा है। ये पुराने ज़माने में 20-25 साल पहले पॉसिबल था कि आपने जो कर दिया दुनिया ने कहा अच्छा ठीक ही है, और फिर ऊपर से उसकी इंटरनेशनल रेलेवेंस भी है। ऑब्वियसली दुनिया आपके साथ कनेक्ट करती है थ्रू योर कॉमन नेशनल इंटरेस्ट किसकी है। आपने देखा ये ब्रिगेडियर गजनफर ने जो सही पॉइंट आउट किया है कि उनकी जिन मुल्कों का ब्रिगेडियर साहब नाम ले रहे थे जो पीछे हैं, उनका क्या कॉमन है सिवाय नेशनल इंटरेस्ट के? उनकी भी कॉमन है, ऑब्जेक्टिव्स कॉमन है। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज सिर्फ इंडिया सिर्फ देखना थोड़ी चाहता है, बहुत बड़ी दुनिया है जो पाकिस्तान के उस डेवलपमेंट की फेवर में नहीं है ऑब्वियसली, और उसकी जस्टिफिकेशन रिफ्यूज करना और किसी का शेल्टर ले लेने से ऑब्वियसली सारा बनाया जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला, लेकिन लाइक यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि आजकल के दौर के अंदर इस तरह की कहानियां जो है वो सेल करना शायद उतना पॉसिबल नहीं होता। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इख्तियार वली साहब हमारे साथ होंगे, उन्हें गुफ्तगू में शामिल करेंगे और ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक तो किरदार है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। जो रवाबित हो रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से बिलखुसूस, वो क्या कंसर्न है या वो क्या मीडिएशन के लिए कोई अपने आप को जो है वो सामने लेकर आ रहा है, या क्या जो कंसर्न्स है वो पाकिस्तान तक पहुंचाए जा रहे हैं, थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने DGISPR और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से वो बातचीत कर रहे थे। थोड़ा सा जो कुछ उन्होंने कहा है उसको भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हम पहले भी जो बात करते हैं उसको भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर सियासतदान है फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपका आपके वक्त के लिए। अभी आपने एक ऑन गोइंग सिचुएशन है, डेवलपिंग सिचुएशन, आई एम श्योर आप उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। DGISPR ने जो अभी गुफ्तगू की है फवाद साहब आपने सुनी होगी, वो ये कह रहे हैं कि हम ये खैर इस रिजॉल्व का जो इजहार है वो भी हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है, इदारा भी कर रहा है कि हम एक जानी नुकसान का जो है वो हिसाब लेंगे। अभी भी उन्होंने एक तो इसी बात को रीइटरेट किया और साथ में ये कहा है कि हम अपनी मर्जी के वक्त पे अपनी मर्जी की जगह पे रिस्पॉन्ड करेंगे। ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, इसी तरह का जवाब हमें या इसी तरह की बात हमें करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त एक सवाल ये उठ रहा है लोगों के जहनों में कि ये जो राइट टाइम और प्लेस है ये हम कब डिसाइड करेंगे। जब हम जंग की बात करते हैं, डोंट यू थिंक टाइमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और शायद हम कुछ प्रेशियस टाइम है उसको लूज कर रहे हैं और भारत को मजीद उसकी मर्जी की हरकतें करने के लिए जो है वो गुंजाइश दे रहे हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, जंग को मजाक थोड़ी है। ये तकरीबन 150 जो करोड़ लोग हैं, 150 अरब लोग हैं, 1 अरब 50 करोड़ लोगों का ये खिता है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई को मजाक नहीं है। लिथैलिटी जो है दोनों के वेपन्स की, इस तरह की लड़ाई, इस तरह की जंग दुनिया ने अब तक देखी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो इसके बाद जो जंगें हुई हैं, जो पाकिस्तान और जो इंडिया की लड़ाई है, ये इस लिहाज से बड़ी डिफरेंट लड़ाई होगी, बड़ी डिफरेंट इसके अंदर जो है वो इसकी एक समझिए कि रिपरकशंस हैं कि ये दोनों जो ममालिक हैं इनके पास बहुत ज्यादा बराबरी का असला है। और ये जो जब अगर इनकी जो फाइट है ये कोई ऐसे नहीं है जैसे अफगानिस्तान की हो गई या आपने कोई, हमको भूटान तो नहीं है ना, लिहाजा ये एक बड़ी एक आई वुड से कि बड़ा एक अनफॉर्चुनेट होगा फॉर ह्यूमैनिटी कि अगर हम ये लड़ाई हुई, और इसको रोकने की, इसको डी एस्केलेट करने की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। और इसको बढ़ाने की पॉइंट एंड आई एग्री विद इट आल्सो, लेट मी पुट इट वेरी क्लियरली आउट देयर कि आप ठीक कह रहे हैं, मजाक नहीं है। 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, एक हिस्ट्री है कॉन्फ्लिक्ट की, लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती है कि अगर इस चीज़ को, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हमने जाने दिया तो फिर तो ये भारत के लिए न्यू नॉर्मल हो जाएगा रीजन में। आपने कहा कि हम भूटान नहीं है, लेकिन वो फिर समझ लेगा हमें नेपाल और भूटान, और फिर वो उसी तरह से ट्रीट करेगा हमें। नहीं, यही तो बात है कि आपने इसका खात्मा कहाँ पे होना है। इट नीड्स टू एंड जहाँ पे जो दोनों ममालिक हैं उनका जो एक इशू है वो उसकी तरफ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो सालसी के लिए तैयार हैं कश्मीर के इशू के ऊपर, और अगर हम उस तरफ जाते हैं और चीजें होती हैं तो वो भी सही है। लेकिन बहरहाल अभी तो खैर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अभी तो मुझे यही लग रहा है कि एस्केलेट होंगी चीजें, और अनफॉर्चुनेटली आज सुबह भी जो कुछ हुआ है उससे भी एस्केलेट हुआ ना कि ये दोनों मुल्कों के जो DG हैं, नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर,
और नेशनल सिक्योरिटी, उनकी आपस में बातचीत भी हुई थी अजीत दोवल की और जनरल आसिम मलिक की, और उसके बाद ये था कि शायद कुछ चीजें टेंशन कुछ कम हो, बट अपेरेंटली लग नहीं रहा। और आज जिस तरह से इंडिया ने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान ने वहाँ पे जो है वो ड्रोन्स अटैक किए हैं और पाकिस्तान ने यहाँ पे ड्रोन्स अटैक का कहा, तो इसका मतलब ये है कि ये चीजें जो हैं ये तो बढ़ेंगी आगे। और इसका मतलब दूसरा, अब इस वक्त मेरा ख्याल ये है कि जो कल मीटिंग हुई है जो सऊदी जो वजीर खारजा हैं फरहान बिन फैसल, वो गए हैं हिंदुस्तान और जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई है। और उसके बाद आज आई अंडरस्टैंड कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो है ईरान और सऊदी अरेबिया के, वो सब पाकिस्तान में है। सो ये एक इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट है जो चल रही है। ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों के अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया से, और स्पेशली अब इन्फ्लुएंस बहुत है सऊदी वहाँ पर हिंदुस्तान में, क्योंकि $100 बिलियन वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। सो अब देखते हैं कि इसका जो अमेरिकन्स भी सिचुएशन को बड़ा क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं, जैसे अभी आपने कहा कि सालसी का कहा, वो तो खैर डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें, उन्होंने अपने पहले टेन्योर में भी भारत को ये पेशकश की थी। भारत आपको पता है इस इशू पे सालसी के लिए कभी मानता नहीं है। अभी भी ये कहा है मार्को रूबियो की आज भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात हुई है, वो मेरा ख्याल है उस साइड पर भी जो है वो बातचीत करें, बल्कि हमले के फौरन बाद भी उन्होंने दोनों ममालिक से जो है वो बातचीत की थी। उम्मीद कर सकते हैं हम, लेकिन जो भारत का एक रवैया रहा है ट्रेडिशनली इस इशू के ऊपर, आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा इस बात से? देखिए अभी तो नहीं है। अभी तो प्रॉब्लम यह है कि नरेंद्र मोदी जो है वो आरएसएस की और जो एक हिंदू महासभा की एक आइडियोलॉजी है, हिंदू महासंघ की जो आइडियोलॉजी है, उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। और उसका मतलब ये है कि वो बुनियादी तौर के ऊपर तो पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन अगर आप देखें तो ये तो जो मुसलमानों के खिलाफ एक डिविजिव पॉलिटिक्स है, जो महाराष्ट्र से या गुजरात है, बिहार है, उसके बाद ये आपका यूपीसीपी है, इन इलाकों में चूंकि ये वोट सारा बैंक उनका इसके ऊपर है, तो इसलिए ये जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है उसको लेके आगे बढ़ा रहे हैं जी। और वो पाकिस्तान को मिलियामेट करना चाहते हैं, मुसलमानों को मिलियामेट करना चाहते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ अभी तक तो मुझे जो कमी लगती है पाकिस्तान की हुकूमत में, एक तो जाहिर है कि हमारे यहाँ कोई ये इसकी जरूरत ही महसूस नहीं की गई कि कोई यूनिटी भी लानी है, कोई आपने जो है वो लोगों को इकट्ठा भी करना होता है इस तरह के लम्हात में। लेकिन आपने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया उससे डिवीजन और बढ़ गई है। पाकिस्तान में सियासी डिवीजन के ऊपर तो रोजाना बढ़ाने के ऊपर ही तवज्जो दी जा रही है, कम होने के ऊपर तो किसी की तवज्जो है नहीं। अब क्या आपको लगता है भारत इस वक्त उस पॉलिटिकल पोलराइजेशन को भी एक्सप्लॉइट करने की सोच से आया है कि यहाँ तो बड़ी पोलराइजेशन है, दे माइट बी एबल टू कैच अस ऑफ गार्ड? वो तो खैर इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, नवाज शरीफ को तो खैर पता नहीं है, लेकिन इमरान खान हो, बिलावल हो या अफवाज हो, उनको तो अपना दुश्मन ही समझता है। सो आई डोंट थिंक सो कि ये डिवीजन होगी। नवाज शरीफ साहब की अलबत्ता जाहिर है कि पर्सनल ताल्लुकात हैं और इसीलिए वो खामोश भी हैं। आपने देखा है कि सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का तो आपने कभी कोई बयान ही नहीं सुना कि बाद उन्होंने तो हिंदुस्तान के हमले की मजम्मत तक की मरियम साहिबा की आज स्टेटमेंट आई है, मियां साहब की नहीं आई है। लेकिन उसकी जो स्टेटमेंट आई है मरियम नवाज की, उसमें इंडिया का लफ्ज यूज ही नहीं है। सो आई डोंट नो कि फ्रैंकली वो कहाँ है और उनकी सोच क्या है और वो किधर खड़े हैं। लेकिन इसके अलावा जाहिर है कि तरीके इंसाफ को तो इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत समझती है कि हिंदुस्तान से तो बातचीत हम कर लेंगे, लेकिन इमरान खान से बातचीत करना वो ज़्यादा बड़ी तौहीन है। तो आप इस माहौल में किसी तरीके से यूनिटी वगैरह की तो जाहिर है कि कोई उम्मीद रखे ही ना ही होनी है। और तीसरी तरफ जो प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में, अभी तक हमने जो हुकूमत ने अभी तक मुस्लिम ब्लॉक को उस तरह से जो है वो टच नहीं किया या अप्रोच नहीं किया जो करना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ हम चुप हो गए बिल्कुल। जी, मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर देखो ना, OIC की मीटिंग नहीं हुई अभी तक। इसके ऊपर जो है वो आपने जो अपने वफूद भेजे जाने चाहिए थे आपको, जो कि बताते कि ये राष्ट्रीय सेवक संघ है क्या, आप ये बताते उन्हें कि हिंदू महासभा की पॉलिटिक्स क्या है। और नरेंद्र मोदी जो है आखिर वो पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो इतनी एक तवील लड़ाई वो लड़ रहा है,
12,000 मुसलमान जब वो सीएम थे गुजरात का, उसको शहीद कर दिया गया, स्लॉटर कर दिया गया। ये मुस्लिम ममालिक के सामने रखेंगे तो उन्हें पता चलेगा, वरना ज़ाहिर है उन्हें इस रीजन का तो उसका पता नहीं है। मुस्लिम जो मीडिया है उसके ऊपर बहुत कम लोग गए हैं। मैंने कल अल अरेबिया के ऊपर इंटरव्यू दिया है, लेकिन अभी तक जो मुस्लिम हमारा मीडिया है उसके ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तानियों की वो बहुत कम है। हाँ। और जो लोग जा भी रहे हैं उनका भी एक प्रॉब्लम तो जरूर है, लेकिन भारत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप अभी बात रेज करें, वाकई हमें मोबिलाइज भी करने की जरूरत है। अपना जो पॉइंट है वी नीड टू पुट इट आउट देयर, ताकि जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो उसकी तो बहुत बड़ी जंग है ना आजकल, वो वहां पर हमें नैरेटिव के अंदर भी जो है वो कैसे जीतना है, हमें उस पर फोकस करने की जरूरत है। ये जो ड्रोन्स आज पूरा दिन एक सिलसिला हमने देखा कि रहा, ये जाहिर है मेरा ख्याल है आप भी ज्यादा मॉनिटर कर रहे होंगे और आप भी जानते होंगे कि ये वैसे ही कोई पॉइंटलेस किस्म की टारगेट्स नहीं थे जहां पे ड्रोन्स भेजे गए, उनकी सिग्निफिकेंस थी। हमने मार गिराए, दर्जनों के हिसाब से मार गिराए, वो एक अलग बात है। रावलपिंडी स्टेडियम से मुल्का जो फूड स्ट्रीट है वहां पर भी एक ड्रोन गिरा है। पीएसएल को भी जानकर टारगेट करने की कोशिश की गई है, ये आप समझते हैं कि इत्तेफाक था क्योंकि सागदार साहब ने कहा कि नहीं पीएसएल टारगेट था। आज भी मैच था, आपको पता है, जिसको अब पोस्टपोन करना पड़ा है। देखिए ड्रोन्स की जो टेक्निकल नोयत है वो तो जाहिर है कि आप और मैं तो एक्सपर्ट नहीं है, और हमें नहीं पता कि ये जो ड्रोन्स भेजे गए हैं इनकी टेक्निकल नोयत क्या थी। ये जरूर है कि ये हेरोन ड्रोन्स थे जो कि इजराइल की टेक्नोलॉजी है, और इंडिया ये दावा कर रहा है कि उसने लाहौर और सियालकोट की एयर डिफेंस को नुकसान पहुंचाया है। अब ये चीज़ें जो हैं जाहिर है कि इनकी जो तस्दीक है वो तो बड़ी मुश्किल है, वो कह नहीं सकता। लेकिन जिस तरह आपने खुद कहा कि जब इतने ज़्यादा ड्रोन उन्होंने भेजे हैं तो जाहिर है कि वो ऐसे ही तो नहीं होंगे। हाँ। उसकी जो टेक्निकल जो चीज़ है उसकी एक बैकग्राउंड होगी, चीज़ें होंगी, और उसी लिए ही वो उसकी जो है वो जाहिर है एक बड़ी कामयाबियाँ जो हैं वो इजराइल ने जैसे ली हैं, तो उनको भी एक उसी पैराए में देखना चाहिए। हाँ। क्योंकि हमने देखा है कि हमास के खिलाफ इसराइल ने जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी स्पेशली ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है और जीपीएस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, वो बहुत ही लीथल थी। आपने देखा कि उन्होंने जिस तरह से इस्माइल हानिया को निशाना बनाया, उससे पहले उन्होंने ईरान के अंदर जिस तरह लोगों को निशाना बनाया, फिर उसके बाद ये जो बैटरीज के जरिए उन्होंने अटैक किया था हिजबुल्लाह के लोगों के ऊपर, वो भी आपके सामने। I think Israeli technologies are very sophisticated technologies और intermediate technologies हैं बहुत, I would say उन्होंने बहुत इसके ऊपर अल्टीमेटली तो अकल और इल्म ही काम आती है ना कौमों के। हाँ। यहाँ पे जब आप जो है वो जाहिर है कि अगर आपके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स आप नहीं बुलंद करते, आप नहीं करते, तो फिर जाहिर है मुकाबला अगर इल्म और अकल पे आ जाएगा तो फिर ये प्रॉब्लम्स तो आते हैं। नॉनदलेस आई थिंक पाकिस्तान जो है वो एक बड़े दोराहे के ऊपर है। आई कैन अंडरस्टैंड कि इस वक्त जो पाकिस्तान की लीडरशिप है उसके लिए फैसला साजी बहुत मुश्किल है। लोग पाकिस्तान के चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा हमला किया जाए हिंदुस्तान के ऊपर और बदला लिया जाए और हिंदुस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया जाए। दूसरी तरफ बहुत सारी लीगल स्ट्रेटेजिक और बहुत सारी टैक्टिकल कंसिडरेशंस हैं, जो भी आपने भी कहा कि जंग मजाक तो नहीं है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो न्यूक्लियर ममालिक हैं। आपका बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, वक्त मजीद होता तो आपसे बात करती। बॉटम लाइन मेरा ख्याल है प्रोग्राम के पहले हिस्से से भी जो हमने बात की, अभी की भी जो बात है वो यही है कि सिचुएशन पाकिस्तान और भारत के दरमियान अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि एस्केलेट करेगी, और इसलिए एस्केलेट करेगी क्योंकि पाकिस्तान ने अभी जवाब देना और जवाब देना बाकी है। इस अज़्म को रीइटरेट भी किया अभी डीजी ISPR ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जवाब तो हम भरपूर देंगे, अपनी मर्जी के वक्त पे और अपनी मर्जी की जगह पर देंगे। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।